आदाब दोस्तों, मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर बॉलीवुड की बातों के साथ आपके दरमियान मौजूद। आज 30 सितंबर है और ये दिन ऋषिकेश मुखर्जी साहब की बर्थडे का है। आज का दिन सिर्फ ऋषिदा की पैदाइश का दिन नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा के एक ऐसे सुनहरे दौर के यादगार का है जिसने सिनेमा के पर्दे पर जिंदगी को उसकी सादगी और उसकी पेचीदगियों के साथ हू बहू उतार दिया। ऋषिकेश मुखर्जी वो फनकार हैं जिन्होंने फिल्मों को महज तमाशा नहीं बल्कि मिडिल क्लास सिनेमा का आईना बनाया। उनके किरदारों में महलों की नहीं बल्कि हमारे और आपके आसपास के घरों की खुशबू आती थी। उनकी फिल्में तलक भड़क से दूर थीं, मगर उनमें एक गहराई थी, एक एहसास था, एक रूह को छू जाता था, एक सच्चाई थी जो देर तक साथ रह जाती थी। ऋषिदा की फिल्मों की ये खासियत थी कि वो सिर्फ कहानियां नहीं कहती थीं बल्कि एक नज़रिया पेश करती। एक प्रगतिशील मध्यम वर्गीय सोच जो समाज की सच्चाइयों पर हंसती भी है और उन्हें संजीदगी से देखती भी है। एज ए फिल्म मेकर हमें बताया गया, हमने ये सीखा अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से, इंडस्ट्री के बुज़ुर्गों से, कि सिनेमा लार्जर देन लाइफ मीडियम है, मगर और मेक बिलीव रियलिटीज़ का ये मीडियम है, मगर बिल्कुल इसके अगेंस्ट जाके, इसके कॉन्ट्ररी जाके ऋषिदा का सिनेमा लार्जर देन लाइफ नहीं है बल्कि ट्रू टू लाइफ है। वो फैंटेसीज में वो नहीं जीता बल्कि वो रियलिटीज से आंखें मिलाता है। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में जैसे गोलमाल, चुपके चुपके, आनंद, मिली, खूबसूरत, ये फिल्में गवाह हैं कि किस तरह उन्होंने आम इंसानों की छोटी छोटी बातों में फ़लसफ़ा ढूंढा, कैसे उनकी कहानियाँ हमारी ज़िंदगी का अक्स बनी। और इसीलिए तो लोग कहते थे कि ऋषिदा की फिल्म देखना किसी दोस्त से मिलने के जैसा है। इस अजीम फिल्मकार को अपने मिजाज, अपनी सोच को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश करने के लिए, चूँकि ऋषिदा खुद एक बंगाली थे, इसलिए वो एक ऐसे राइटर की तलाश में थे जो उनकी सोच के साथ अपनी सोच मिला दे। एक ऐसी बॉन्डिंग, एक ऐसी हम-आहंगी, एक ऐसी कनेक्ट वो चाहते थे अपने राइटर के बीच में, जो दो के बजाय एक लगे, यानी मेकर का और राइटर का जो थॉट प्रोसेस है वो एक हो जाए। और उनकी जो उनकी सर्च थी, ये जो उनकी खोज थी, वो आकर ख़त्म हुई मेरे मरहूम मामू डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब पर। रज़ा साहब खुद इल्म की दुनिया से आए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और आधा गांव जैसे नॉवेल उनके ऑलरेडी पब्लिश हो चुके थे, और भी कई उनके नॉवेल्स पब्लिश हो चुके थे उस वक्त जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। और राही साहब का शुमार उन चंद अदबी शख्सियतों में है हिंदुस्तान की जिन्होंने अदब और सिनेमा के बीच एक बैलेंस बनाया और दोनों में बराबर से कंट्रीब्यूट किया। तो ऋषिदा को एक ऐसी ज़बान की तलाश थी जो मिडिल क्लास की ज़बान हो, न ज़्यादा किताबी न ज़्यादा सड़क छाप, एक ऐसी ज़बान जिसमें मुल्क की मिट्टी की सौंधी महक हो और मुल्क के आम आदमी और उसकी तहजीब और उसकी नज़ाकत का अक्स भी हो। और ये तलाश राही साहब पर आकर ख़त्म हुई। फिर इन दोनों की मुलाकात शायद किसी इत्तेफाक से ज़्यादा एक अदबी मकसद भी थी, एक डिवाइन एक कनेक्ट था
जो जिसने इन दोनों को मिलाया। ऋषिदा की फिल्मों के किरदार जिस सादगी को ओढ़े रहते थे, राही साहब की ज़बान ने एक नई रोशनी और नई संजीदगी उन्हें बख्शी। और ये जुगलबंदी जो थी वो सिनेमा की तारीख का एक सुनहरा पन्ना साबित हुई। राही साहब ने एक बार मेरे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे किरदार मेरे किरदार वही बोलते हैं जो वो असल ज़िंदगी में बोलते हैं, यानी वो कैरेक्टर, दोज कैरेक्टर्स दैट ही डिज़ाइंड वुड स्पीक द सेम लैंग्वेज जो वो उनकी अपनी असल ज़िंदगी में, यानी अगर राही साहब ने एक रिक्शे वाले का कैरेक्टर लिखा है तो वो रिक्शे वाला वो कोशिश करते थे कि वही ज़बान बोले जो हकीकत में एक रिक्शे वाला बोलता है। राही मासूम रज़ा और ऋषिकेश मुखर्जी की ये जो साझेदारी थी, ये जो फिल्मी साझेदारी थी, इसने कई यादगार फिल्में दर्शकों को देखने के लिए दी। और इनमें 1975 में आई मिली का सबसे पहले मैं नाम लूँगा। ये जया बच्चन साहिबा की ये वो फिल्म थी जिसने इंडस्ट्री में राही साहब के लिए एक नया मुकाम बनाया। एक खूबसूरत मगर एक गमगीन सी कहानी जिसमें राही साहब के लिखे डायलॉग्स ने जया भादुरी और अमिताभ बच्चन के किरदारों को एक दिल छू लेने वाली हकीकत बख्शी। इस फिल्म के डायलॉग्स की तारीफ खूब हुई और यहीं से ऋषिदा और राही साहब की मजबूत वर्किंग रिलेशनशिप की बुनियाद पड़ी। 1977 में इन दोनों की साथ की अगली फिल्म आई आलाप। इस फिल्म में राही साहब ने सिर्फ डायलॉग ही नहीं लिखे बल्कि नगमे भी लिखे। ये दिखाता है कि ऋषिदा राही साहब की काबिलियत पर कितना एतबार करते थे। आलाप की शायरी और डायलॉग्स दोनों में क्लासिकल तहजीब की एक छाप थी जो ऋषिदा की कला को एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन देती। मगर एक बदनसीबी से हुआ ऐसा कि आलाप कुछ वजूहात की बिना पर, ड्यू टू सर्टेन अनअवॉइडेबल रीजंस, आलाप बहुत दिनों बाद रिलीज़ हो पाई। और शायद इस देरी ने इस फिल्म को स्टेल कर दिया, इस फिल्म को बासी कर दिया। और फिर जब ये सिनेमा के पर्दे पे फाइनली आई तो ये कोई वो कमाल ना कर सकी जो शायद अदरवाइज होता। 1977 में ही उन्होंने कोतवाल साहब बनाई और इस फिल्म के डायलॉग्स भी राही साहब की कलम से निकले। और जहां इन्होंने किरदार की सारे जो उसके फिल्म के किरदार थे उनकी पेचीदगियां और उनके रोज़मर्रा की ज़बान, जैसा मैंने अभी कहा भी कि राही साहब रियलिस्टिकली चाहते थे कि उनके किरदार वही ज़बान बोलें जो वो असल ज़िंदगी में बोलते हैं। और फिर 1979 में इन दोनों की जुगलबंदी का जो सबसे बड़ा धमाका है वो हुआ और वो थी फिल्म गोलमाल। गोलमाल, इस फिल्म के बारे में क्या ही कहना, ये ऋषिदा की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक है। इसकी बेमिसाल कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा राही साहब के लिखे हुए कॉमिकल और हाजिर जवाब डायलॉग्स को जाता है। अमोल पालेकर और उत्पल दत्त के बीच की नोक-झोंक और उत्पल दत्त के मुंह से निकले हुए हर जुमले में राही साहब का जादू दिखता है। इस फिल्म की ज़बान इतनी मुख्तलिफ और इतनी मज़ेदार थी कि इसे आज भी हिंदी कॉमेडी के बेहतरीन शाहकारों में, बेहतरीन फिल्म्स में, बेहतरीन मूवीज़ में आज भी शुमार किया जाता है। उसका डायलॉग के इसीलिए पिताजी कहा करते थे कि लंबे कपड़े पहनना बहुत हानिकारक फैशन है, जैसे ये जो इस तरह के जो जुमले थे ये राही साहब के कलम की जादूगरी भी दिखाते थे और उनका जो लैंग्वेज के ऊपर जो उनका कमांड था वो भी उसका भी एक सबूत है। और फिर 1983 में आई किसी से ना कहना। इस हल्की फुल्की कॉमेडी में भी राही साहब ने अपने डायलॉग से जान डाली जो ऋषिदा के ठेठ अंदाज के साथ खूब मेल खाते। ऋषिदा और राही साहब की इस जोड़ी की कामयाबी का राज यह था कि दोनों का वर्ड व्यू एक था, दोनों के थॉट प्रोसेस एक थे। ऋषिदा का मकसद था कि वो ऐसा सिनेमा जनता को दिखलाएं, जनता तक ले जाएं, सिनेगोयर्स तक पहुंचाएं जिसमें दिखावटीपन ना हो,
जिसमें दिखावट ना हो, और जिसे हकीकी जो हकीकत है, जो सच्चाई है ज़िंदगी की, वो पेश करना चाहते थे। राही साहब ने उनकी इस ख्वाहिश को अपनी ज़बान और अपने बयान और अपनी कलम और अपनी सुलझी हुई ज़बान से पूरा किया। राही साहब की पेन में, जो राही साहब की लेखनी में जो तहज़ीब थी, जो अदब था, उसने मिडिल क्लास की सादगी को पर्दे पर बहुत ही गरिमा के साथ पेश किया। राही साहब की खासियत भी यही थी कि उन्होंने महाभारत जैसे टीवी सीरियल की डायलॉग्स भी लिखे और डिस्को डांसर जैसी कॉमर्शियल यूथफुल फिल्म की भी, और लेकिन उनकी तहजीबी पहचान कभी कमज़ोर नहीं हुई। यहाँ मैं एक और बात बताऊं कि राही साहब हमेशा ये कहा करते थे कि मैं जो 16,000 फिट फिल्म लिखता हूँ, ये उस वक्त की एक नॉर्मल लेंथ हुआ करती थी फीचर फिल्म्स की, 2 सवा 2 घंटे की, 16, 16,500, 17,000 फिट। तो राही साहब को ये कहना था कि जब मैं 16,000 ये फिट फिल्म लिखता हूँ, तो उसमें 500 फिट अपने लिए लिखता हूँ, और बाकी की मैं प्रोड्यूसर के डिमांड पर लिखता हूँ, क्योंकि ये प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर की का मीडियम है। राही साहब की बुरी से बुरी फिल्म उठा लीजिए, उसमें वो 500 फिट जो राही साहब का है, जिसमें लैंग्वेज है, जिसमें अदब है, जिसमें राही मासूम रज़ा हैं, वो आपको ज़रूर दिखेगा। ऋषिकेश मुखर्जी या ऋषिदा ने बंगाली होते हुए भी पूरे हिंदुस्तान की रूह को अपनी फिल्मों में कैद किया, और राही साहब ने एक ऐसे मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखते हुए भी हिंदी उर्दू की उस साझी विरासत को ज़िंदा रखा जो इस मुल्क की पहचान है। आज ऋषिदा की सालगिरह पर हम इन दो अजीम हस्तियों को याद करते हैं, जिन्होंने सिनेमा को एक आईना दिया, और उस आईने में राही साहब की ज़बान ने एक ऐसी सच्चाई पेश की जिसे आने वाली नस्लें भी सराहेंगी। फिल्मों की इस सुनहरी दास्तान में ऋषिदा के साथ जगमगाते सितारे की तरह ऋषिदा हमेशा फिल्मों के इस जहान में याद किए जाएंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो ये था आज का हमारा एक एपिसोड, बॉलीवुड की और कुछ अच्छी बुरी खट्टी मीठी बातों के साथ आपके साथ दोबारा साझा करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।